नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे किन चीजों के बारे में। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ये दरअसल ट्रांजिशन मेटल का अगला हिस्सा होता है। जैसा कि मैंने बच्चों आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि ट्रांजिशन मेटल्स में हम लोगों को 3 हिस्सों में चैप्टर को कंप्लीट करना है। सबसे पहला हिस्सा जो होता था वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, जो कि एक ही लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट करा था, जिसमें कि हम लोगों ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना था। और आपको ये भी बताया था मैंने कि आगे का जितना भी हिस्सा होता है ट्रांजिशन मेटल का, वो मुख्य रूप से एक्सप्लेन करा जाता है किस आधार पर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। इसलिए जरूरी होता है कि इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट का, ट्रांजिशन मेटल्स में एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा हिस्सा जो होता है ट्रांजिशन मेटल का, वो क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है। कौन कौन सा? तो एक मेटालिक कैरेक्टर और दूसरा जो था वो क्या था? वो था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग 2 चीजों को पहले देख रखा है पिछले 2 लेक्चर में, जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उन दोनों लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था, एक लेक्चर में मेटालिक कैरेक्टर के बारे में और दूसरा हम लोगों ने देखा था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन मेटल का, यही सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा हिस्सा होता है क्या चीज का? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल का, जो कि एक हिस्सों में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। और सबसे अंत में हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स के 2 कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या क्या? तो सबसे पहला KMnO4 के बारे में और दूसरा K2Cr2O7 के बारे में। ये 2 कंपाउंड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन अभी हम लोग फोकस करेंगे किस चीज पर? तो अभी हम लोग फोकस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, जो कि आप लोगों को यहां पर दिख भी रहा होगा। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स में भी हम लोग किन चीजों के बारे में यहां पर पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, जो कि आप लोगों को यहां पर दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या चीज के बारे में देखना है बच्चों? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो यानी कि साइज की बात हम लोग कर रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल की साइज क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट से ट्रांजिशन मेटल का साइज बड़ा होता है या छोटा होता है। जैसे कि ये मैंने पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर यहां पर बनाकर दिखाया आप लोगों को। तो ये जो है आप लोगों को सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, क्या चीज का? पीरियोडिक टेबल का। इसमें यहां तक का जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जो आप लोगों को नजर आ रहा है, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है ना। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट, इसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? इसे ही हम लोग नाम दे देते हैं एस ब्लॉक, ठीक है ना। अब जो यहाँ ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक का एलिमेंट जो होता है, जो कि इस वाले हिस्से में आप लोगों को नजर आ रहा है, ये अपना क्या है बच्चों? ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये बीच का हिस्सा जो आप लोगों को नजर आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक, यही है अपना डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि कहां से कहां रेंज करता है बच्चों? ग्रुप 3 से लेकर कहां तक? ग्रुप नंबर 12 तक, ठीक है। तो इसे डी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 12 का एलिमेंट, जिसको कि जिंक, कैडमियम और मरकरी बोलते हैं, इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एलिमेंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ट्रांजिशन मेटल। हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल के साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल का साइज बढ़ेगा या घटेगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट नीचे रहता है, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट में कंपेयर कर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा। सामान्य तौर पर जब हम लोग किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो साइज बताओ तो बच्चों बढ़ जाता है या फिर घट जाता है? साइज घट जाता है। एटॉमिक एंड आयनिक साइज की बात करें, एटॉमिक एंड आयनिक साइज की बात करें, तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है। क्यों घटता है, इसे भी हम लोग शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर लेते हैं। साइज जो होता है ना किसी भी एलिमेंट का, वो रफली डिपेंड करता है किस बात पर? एन स्क्वायर पर। और इनवर्सली डिपेंड करता है किस बात पर? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर, ठीक है ना बच्चों। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा तो साइज उतना कम हो जाएगा। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है कि शील्डिंग, स्क्रीनिंग के बाद न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर जितना अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, उसे ही हम लोग बोल सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगा। अंदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगा तो सिकुड़ जाएगा साइज, या फैल जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यानी कि साइज छोटा हो जाएगा। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, साइज जो है बच्चों उतना कम, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया कि साइज निर्भर करता है एन स्क्वायर पर। एन स्क्वायर कहने का मतलब कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक्चुअली डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किस चीज को? एन स्क्वायर को। तो यहां पर ध्यान से देखो कि लेफ्ट टू राइट जाओगे, किसी पीरियड में हम लोग बात करते हैं, इन ए सर्टेन पीरियड, किसी सर्टेन पीरियड में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जैसे हम लोग मूव करते
करते हैं तो n का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, n इज फिक्स्ड, n कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, n कांस्टेंट। तो n का कोई असर साइज पर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर n का वैल्यू यहाँ क्योंकि नंबर ऑफ सेल सेम रहता है, एक पीरियड के जितने भी एलिमेंट देखोगे उसमें नंबर ऑफ सेल सेम रहता है, यानी कि n का वैल्यू कांस्टेंट। तो n का वैल्यू जैसे कांस्टेंट होगा तो साइज पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बच्चों? नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो लेफ्ट टू राइट जैसे आप किसी पीरियड में जाओगे तो आप लोग क्या गौर कर रहे हो? किसी पीरियड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है। तो लेफ्ट टू राइट जैसे जा रहे हो देखो एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है, एटॉमिक नंबर मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर चूंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बताओ तो साइज बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और वही चीज आप लोगों को यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि किसी भी पीरियड में जैसे आप लोग लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज जो होता है वो लगातार घटते आता है। लेकिन अपने को कंपेयर करना है एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट से, ट्रांजिशन मेटल का साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो इसी वेरिएशन को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो लेफ्ट टू राइट जाने में साइज चूंकि घटते जाता है तो एस ब्लॉक एलिमेंट से छोटा होगा साइज किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट से, और डी ब्लॉक से छोटा साइज होगा किसका? पी ब्लॉक एलिमेंट का। कहने का मतलब यहां पर हम लोग इसी तीनों को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को एक साथ लिखकर अगर आप लोगों को दिखाऊं तो इन तीनों को साथ साथ अगर आप लोग देख रहे हो तो क्या होता है? सबसे पहले तो एस ब्लॉक रहता है किसी पीरियड में हम लोग देखेंगे, उसके बाद बीच में रहता है डी ब्लॉक एलिमेंट जिसको ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं, और सबसे लास्ट में रहता है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो कंपेयर अगर करोगे तो साइज किस साइड बढ़ रहा है बच्चों? तो साइज जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है, ठीक है ना। तो इस आधार पर अगर आप लोग देखोगे तो क्या दिखेगा? एस ब्लॉक एलिमेंट से छोटा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज और पी ब्लॉक एलिमेंट से बड़ा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज। अपने को बात करना है किस चीज का? तो सिर्फ ट्रांजिशन मेटल यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो आप लोग को डी ब्लॉक पर अगर फोकस्ड रहते हैं तो क्या दिख रहा है? डी ब्लॉक छोटा होता है एस ब्लॉक से, याद रहेगा डी ब्लॉक एलिमेंट छोटा होता है एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक एलिमेंट से बड़ा होता है। अब अपने में कंपेयर करते हैं, अपने में करने का मतलब किसी भी सर्टेन पीरियड में सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट को अगर हम लोग कंसिडर करें कि इफ वी कंसिडर ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट, यदि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट को ध्यान में रख रहे हैं तो इन ए सर्टेन पीरियड अपॉन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जैसे हम लोग मूव करते हैं तो सामान्य तौर पर साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? लगातार घटते जाना चाहिए साइज। लेकिन यहां पर क्या होता है ना कि फर्स्ट दिस एटॉमिक साइज या आयनिक साइज डिक्रीजेस, then will approx constant in middle and in last the atomic size will little increases। समझे? तो इस ग्राफ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं तो साइज जो है सबसे पहले घटता है, बीच में लगभग कांस्टेंट हो जाता है, लास्ट में बढ़ने लगता है। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है। और यहाँ घटने का जो रफ्तार है देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट में जैसे आप लोग लेफ्ट टू राइट जाओगे या पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज वहां पर भी घटता है, लेकिन उसके घटने का स्लोप देखो कुछ इस तरह से रहेगा। यानी कि एक एलिमेंट का साइज ये तो दूसरे एलिमेंट का साइज बहुत छोटा, तीसरे एलिमेंट का साइज उससे बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। लेकिन यहाँ जो स्लोप देख रहे हो ये स्लोप देखो बहुत ही कम है। तो इससे क्या पता चलता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो डी ब्लॉक एलिमेंट में घटता भी है ये बहुत ही कम घटता है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों ने समझा कि इन ए सर्टेन पीरियड अपॉन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट द एटॉमिक साइज विल डिक्रीजेस, देन इन मिडिल विल बिकम्स अप्रॉक्स कांस्टेंट एंड इन लास्ट इट विल लिटिल इंक्रीजेस। अब है कि ऐसा क्यों यार? यहाँ पर एक चीज और भी मैंने ऐड करा कि ये जो घट रहा है ना, कहां पर ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है घटने वाली बात, जो यहाँ पर घटने वाली बात है, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से रफ्तार बहुत कम होता है। यानी कि एक एटम और दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक साइज का अंतर जो होता है ये बहुत ही कम होता है। वो बाद में मैं ग्राफ से भी आप लोगों को दिखाऊंगा, एक्चुअल ग्राफ और एक्चुअल फिगर से भी। बस अभी आप लोगों को याद करते जाना कि डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, इन ए सर्टेन पीरियड अपॉन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इन मिडिल इट विल बिकम्स अप्रॉक्स कांस्टेंट, और लास्ट में क्या होता है ये बढ़ने लगता है। तो इसका रीजन हम लोग देखते हैं, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है ना। और डी ब्लॉक एलिमेंट में दरअसल बहुत सारा एक्सेप्शन ही आता है और हम लोगों को क्वेश्चन इन्हीं एक्सेप्शंस पर ही देखने को मिलेगा। तो इस एक्सेप्शंस को आप लोग देखना। तो रीजन किस चीज की कर रहे हैं, बात हम लोग कर रहे हैं, तो याद रखना किससे पीरियड की बात करें, इन ए सर्टेन पीरियड की, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या अंतर होता है। तो सब हम लोगों ने तो यहां देखा ही कि सबसे पहले साइज घटता है। तो साइज क्यों घटता है तो उसका वजह हम लोगों को पता चल गया, यानी कि यहां पर का जो बिहेवियर है साइज घटने का वो इस वजह से क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर सिंस न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीजेस, जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा the valence electron experience more attraction towards nucleus। तो वाजिब है जब न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन महसूस होगा, सो कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ऑब्जर्व, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन इन साइज
OBSERVD, क्यों? इसलिए एटॉमिक साइज में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अब सवाल आता है कि जैसे S ब्लॉक एलिमेंट, ये वाला वेरिएशन किसके लिए है? ये वाला वेरिएशन है S एंड P ब्लॉक के लिए। S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट में जो वेरिएशन होता है ना, तो एक एटम दूसरे एटम के साइज से बहुत छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर D ब्लॉक एलिमेंट में ये वेरिएशन बहुत कम होता है। इसका वजह क्या होता है कि जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा होता है ना, एटॉमिक नंबर एक बढ़ते जाएगा। पहले जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो टाइटेनियम का क्या होगा? 22। उसके बाद वेनेडियम का क्या होगा? 23। तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर 111 बढ़ रहा है। तो एटॉमिक नंबर 111 बढ़ने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन का संख्या एक 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 बढ़ रहा है। तो वाजिब है, लेफ्ट टू राइट जाने पे प्रोटॉन का संख्या बढ़ रहा है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगा। ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगा तो सिकुड़ेगा कि फैलेगा? सिकुड़ेगा। और वही चीज हम लोगों को यहाँ पर नजर आता है। लेकिन सवाल होता है कि ये जो सिकुड़ना होता है, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम के साइज का अंतर जो होता है, ये बहुत कम होता है। तो इसका जवाब क्या होता है? तो यहाँ पर जवाब होता है कि लेफ्ट टू राइट आने पर, यही स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम को ही अगर आप लोग देखो, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर 111 बढ़ा। एटॉमिक नंबर 111 बढ़ा मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 111 बढ़ा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में ऐड नहीं होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग गौर करते हैं, जैसे स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन है, तो टाइटेनियम में जो 22वां इलेक्ट्रॉन आया होगा वो डी ऑर्बिटल में गया होगा। वो एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल वैलेंस सेल को वैलेंस सेल के किसी ऑर्बिटल में नहीं गया होगा। वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया वो डी ऑर्बिटल में आया। तो वो डी ऑर्बिटल में आने पर वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस को अच्छे से ढक पाएगा कि नहीं ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा। जिसलिए वहां पर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने से शिल्डिंग बहुत अच्छा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा कि कम हो जाएगा? बच्चों कम होगा। यहां पर इसी वजह से एटॉमिक साइज का डिफरेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है या फिर बहुत कम होता है? बहुत ही कम होता है। ठीक है ना? ये जो रीजन है, रीजन of small variation in atomic size या आयनिक साइज भी बोल सकते हैं। एटॉमिक साइज या फिर आयनिक साइज किसका? एटॉमिक साइज या आयनिक साइज ऑफ सक्सीडिंग एलिमेंट, SUCCEDING, सक्सीडिंग एलिमेंट्स किसका? सक्सीडिंग एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑफ ए सर्टेन पीरियड, वो क्यों होता है? ड्यू टू किसके वजह से? जल्दी से बता दो तो बच्चों। तो वो जवाब होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें? वैलेंस सेल में नहीं, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट, डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल, डी ऑर्बिटल ऑफ किसका? पेनल्टीमेट, PENULTIMAT सेल। ये सब का सब क्वेश्चन है, समझे? ये यही क्वेश्चन ही आता है। डी ब्लॉक ऑर्बिटल, डी ब्लॉक का जो क्वेश्चन तुमको दिखेगा एग्जाम में, वो इन्हीं छोटे छोटे चीजों पर आधारित होता है। ठीक है? अब होता है कि बीच में ये एटॉमिक साइज लगभग, आप लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो बीच में एटॉमिक साइज लगभग कांस्टेंट हो जाता है, और लास्ट में एटॉमिक साइज जो होता है तेजी से बढ़ जाता है लास्ट में। क्यों? तो होता ये है कि लेफ्ट टू राइट जैसे आओगे तो पहले D1 कॉन्फ़िगरेशन, D2, D3, D4, D5 इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगा। फिर D6, D7 होने से क्या हो जाएगा बच्चा बताओ? कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगेगा। और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे होगा तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज्यादा रिपेल भी करने लगता है, और जैसे रिपल्सन बिटवीन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, आप लोग सोच के देखो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से रिपल्सन होने लगेगा, और जैसे रिपल्सन बिटवीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो साइज फैलेगा कि सिकुड़ेगा? फैलेगा। इसीलिए यहां पर जितना अट्रैक्शन होता था और रिपल्सन दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देता है, तो बीच में लगभग एटॉमिक साइज कांस्टेंट हो जाता है, और अंत में चूंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जैसे कि ये है, मान लेते हैं D10 है, D9 है, D8 है, तो D8 में 3-3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D9 में 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D10 में तो 5-5 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में। आप लोग सोच के देख लेना। तो बताओ, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या जो बढ़ा तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन भी तेजी से बढ़ेगा, और ज्यादा तेजी से रिपल्सन बढ़ेगा तो सोच के देखो साइज बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? साइज तेजी से बढ़ जाएगा, और यही वजह होता है लास्ट में एटॉमिक साइज बढ़ने का। अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ साइज इन ए ग्रुप। किसी ग्रुप में क्या होता है, लेकिन वेरिएशन ऑफ साइज
इन ए ग्रुप। तो ग्रुप में क्या होता है ना कि जैसे आप लोग ऊपर से नीचे आओगे किसी सर्टेन ग्रुप में, तो लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम आप लोग जैसे आ रहे हो, टॉप टू बॉटम जैसे आप लोग किसी ग्रुप में आ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, नहीं कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस करने का मतलब क्या, जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, जैसे 3D सीरीज है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, ये 3D सीरीज है। 3D सीरीज में कुल मिलाकर कितने सेल हैं, 4। 4D सीरीज है, 4D सीरीज में 5 सेल हो गया। 5D सीरीज की हम लोग बात करें, 5D सीरीज में 6 सेल है। सेल करने का मतलब समझ रहे हो ना कि 3D सीरीज की अगर हम लोग बात करें, वहां पर न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल है। ये 5D सीरीज है, वहां न्यूक्लियस के चारों तरफ 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल और 5 सेल। नंबर ऑफ सेल बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। और 5D सीरीज में तो चूंकि 6 सेल होता है, तो वहां 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल और ये हो गया क्या, 6 सेल। तो नंबर ऑफ सेल्स जैसे बढ़ते चले जाएगा तो सोचो तो साइज बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। इसलिए ऊपर से नीचे जैसे हम लोग आते हैं तो चूंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते चले गया, इस वजह से एटॉमिक एंड आयनिक साइज लगातार बढ़ेगा, एटॉमिक एंड आयनिक साइज बढ़ेगा। तो बताओ तो सबसे छोटा कौन होगा, 3D सीरीज का एलिमेंट। उससे नीचे जैसे जाओगे तो 4D सीरीज का एलिमेंट, उससे बड़ा होगा 5D सीरीज का एलिमेंट, उससे बड़ा होगा। लेकिन ये सामान्य बात है, ऐसा होना चाहिए और ऐसा होता भी है। लेकिन अंतर जो होता है ना, ये गैप, ये 3D से 4D में गैप बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 4D से 5D में गैप बहुत कम होता है। मान लें अगर हम लोग 6D की बात करें तो 6D सीरीज में 5D और 6D सीरीज का गैप भी बहुत कम होता है। इवन आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4D सीरीज के एलिमेंट का साइज और 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज लगभग बराबर होता है। और ये हॉट टॉपिक हो जाता है किसका, ट्रांजिशन मेटल का, जिसे हम लोग नाम से पढ़ते हैं, कौन सा नाम से, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से। सबसे पहले आप लोगों को ग्राफ दिखाते हैं, उस ग्राफ से आप लोगों को क्लियर दिखेगा कि अंतर क्या होता है एटॉमिक साइज में। रियल ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ओके, इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है, कि ये वाला जो सबसे नीचे का लाइन है, ये जो नजर आ रहा है, ये कौन सा है, 3D सीरीज का लाइन है। इसके ऊपर जो ये डॉटेड वाला दिख रहा है, दिस इज 4D सीरीज का लाइन, और सबसे ऊपर जो दिख रहा है, दिस इज 5D सीरीज का लाइन, ठीक है ना। तो ये 3D, 4D, 5D जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें क्या अंतर आप लोगों को दिख रहा है। तो आप लोग देखो ध्यान से कि लेफ्ट टू राइट जैसे जा रहे हो, सिर्फ 3D सीरीज को देखो, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज लगातार बढ़ते आ रहा है कि घटते आ रहा है, घटते आ रहा है, दिखा ना, साइज लगातार घटते गया, घटते गया, घट गया, बीच में लगभग कांस्टेंट हो जाता है और अंत में थोड़ा सा बढ़ जाता है एटॉमिक साइज। वही 4D सीरीज के साथ भी हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज या आयनिक साइज लगातार घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, बीच में लगभग कांस्टेंट हो जा रहा है और अंत में जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया। 5D सीरीज में भी वही बात हो रहा है। तो यहाँ पर 3D, 4D और 5D सीरीज में यही अंतर होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो होता है एटॉम का, वो पहले घटता है, बीच में लगभग कांस्टेंट और लास्ट में थोड़ा सा बढ़ जाता है। इन चीजों को एक्चुअल वैल्यूज के रूप में भी अगर आप लोग देखना चाहो तो नीचे फिगर से मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। तो इस डाटा वाले टेबल को आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। इस टेबल में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये 3D सीरीज का एलिमेंट है। ये किस सीरीज का एलिमेंट है, 3D। सबसे पहले स्कैंडियम आप लोगों को दिख रहा है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। सबके एटॉमिक नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 21 है ना। इसका क्या है 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है या फिर घटते जा रहा है, एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ते जाएगा। और कम से कम 3D सीरीज का तो एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद भी रखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, अगर हम लोग बात करें तो कन्फिग्रेशन इसका क्या होगा, D1, इसका D2, इसका D3, इसका D4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनली D5 आ जाता है, याद होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आता था। इसका भी D5, इसका D6, इसका D7, इसका D8, इसका D9 और D9 होना चाहिए लेकिन हो जाता है एक्सेप्शनली। इसका भी क्रोमियम कॉपर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D10 और जिंक का भी D10। ऐसे इसमें क्या हो जाता है S2 और इसमें क्या हो जाता है S1, सही है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो अब आप लोग एटॉमिक साइज को देखो ध्यान से। सबसे पहले आप लोग स्कैंडियम के साइज को देखो, दैट इज 144 पिकोमीटर, सही है ना। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 144 के बाद टाइटेनियम का 132 यानी कि घटा, 122 घटा, 117 घटा। लेकिन यहाँ जो क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का साइज है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये याद करना है, ये क्वेश्चन मिलेगा, खूब बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा 3D सीरीज में। कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है जिसका एटॉमिक साइज एकदम सेम होता है। तो याद कर लो अभी के अभी किसका किसका, तो क्रोमियम, मैग्नीज
और तीसरा जो है दैट इज आयरन। क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन हमको तो याद रहता है इसका एटॉमिक साइज भी 117 पिकोमीटर, ठीक है ना। तो 117 पिकोमीटर आप लोग याद भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट जाओ तो कोबाल्ट का एटॉमिक साइज कितना है 116, फिर निकेल का 115, 116 घटा, निकेल में भी घटा, लेकिन कॉपर का देखो थोड़ा सा बढ़ गया और जिंक का तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो याद रहेगा कि स्कैंडियम का साइज ये है मान लो, तो टाइटेनियम का थोड़ा कम, वेनेडियम का भी थोड़ा कम, क्रोमियम का भी थोड़ा कम, मैग्नीज का लगभग बराबर। क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का देखो तो लगभग बराबर हो गया। कोबाल्ट का 1 पिकोमीटर कम, मतलब बहुत छोटा सा कम। निकेल का भी 1 पिकोमीटर कम, यानी कि बहुत छोटा सा कम। फिर 117 यहां पर आ गया कॉपर का, और जिंक का जो हो जाता है वो तेजी से बढ़ जाता है, वो 125 पिकोमीटर। तो ग्राफ जो होता है समथिंग इस तरह से होता है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 3D सीरीज में ऐसे 4 एलिमेंट का नाम बताओ जिसका एटॉमिक साइज एकदम बराबर होता है, तो मेरे ख्याल से आप लोग याद भी कर सकते हो किसका किसका, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कॉपर भी याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कॉपर, इन चारों का एटॉमिक साइज जो होता है वो एकदम बराबर होता है। दरअसल ट्रांजिशन मेटल जो बुक ये चैप्टर है ना, इन चैप्टर में यही पढ़ना है। ये कोई पीरियोडिक टेबल चैप्टर है नहीं, ये केमिकल काइनेटिक्स टाइप का चैप्टर है नहीं, ये कोई मान लो सॉल्यूशन टाइप का चैप्टर है नहीं। इसमें यही एक्सेप्शनल टर्म सब जो है ना, ये छोटा 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 चीज, इन चीजों को याद कर लो तो वो रियली ये न्यूमेरिकल से भी टफ माना जाता है, क्योंकि हर चीज को याद रखना बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर इन चीजों को आप लोग याद कर लेते हो तो बहुत ही सहूलियत होगा और आप लोग परफेक्ट क्या बोल सकते हैं, बेस्ट स्टूडेंट काउंट हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये 117 पिकोमीटर, ये भी 117, ये भी 117 और ये भी 117। तो इन चारों का एटॉमिक साइज तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद भी हो गया होगा। आयनिक साइज उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यहाँ टेबल में दिया हुआ है तो हम लोग देख लेते हैं कि इन सारे एलिमेंट का मोस्ट कॉमन आयन जो होता है दैट इज M2+। ये बाद में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पढ़ेंगे, यानी समझे ना कि ये सारा का सारा एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सामान्य रूप से रहता है। लेकिन उसके अलावा M3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रह सकता है। जैसे स्कैंडियम है, ये +2 में तो रहता ही नहीं, ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ये बाद में हम लोग को पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक प्रॉपर्टी है, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। तो स्कैंडियम से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर स्कैंडियम रहेगा तो उसका साइज कितना हो जाएगा, 144 से घटकर कितना हो गया 81। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई मेटल का साइज M है तो उससे छोटा होगा M2+, नहीं, क्योंकि जैसे कैटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो कोई भी एटम से अगर कैटायन बन रहा है तो आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस साइज ऑफ एटम विल ऑलवेज डिक्रीजेस। एटम का साइज जो होता है वो हमेशा घटेगा, है ना। तो कैटायन का साइज जो होता है हमेशा पेरेंट एटम से छोटा। अब M3+ की अगर हम लोग बात करें तो M3+ तो और छोटा होगा, क्योंकि उससे 3-3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। पहला जो था M2+, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकला, अब उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो तो साइज और छोटा हो जाएगा ना। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बता दो, सबसे बड़ा होगा मेटल और मेटल से छोटा M2+ और उससे भी छोटा M3+। ये है साइज का कंपैरिजन, ठीक है ना। तो वही चीज आप लोग देखो, टाइटेनियम का एटॉमिक साइज है 132, लेकिन जैसे टाइटेनियम से टाइटेनियम 2+ में आओगे तो उसका साइज हो जाएगा 90, लेकिन टाइटेनियम 3+ का साइज हो जाएगा 76 पिकोमीटर। ये आयन का साइज का वेरिएशन याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत कम ही क्वेश्चन देखा जाता है। लेकिन आप लोग अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते हो तो इन कंपैरिजन को भी एक बार देख लेना। लेकिन ऐसे याद रखना, जैसे क्रोमियम का साइज 117 है तो क्रोमियम 2+ का साइज 84 और क्रोमियम 3+ का साइज 69, यानी कि मेटल का साइज सबसे बड़ा, उससे छोटा M2+ का और उससे छोटा M3+ आयन का साइज होगा, सही है ना। तो अब हम लोग देखते हैं 4D सीरीज में यही वेरिएशन कुछ कैसा होता है। तो 4D सीरीज को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 4D सीरीज में भी वही वेरिएशन होगा। जैसे कि हम लोग बात करें एलिमेंट याट्रियम की, ठीक है ना। याट्रियम के बाद कौन है, जिरकोनियम। तो याट्रियम का एटॉमिक साइज है कितना, 180, उसका जिरकोनियम में गया तो 160, घट गया। नायोबियम का एक्सेप्शनली लगभग उतना ही हो जाता है, ठीक है। मॉलिब्डेनम का अगर हम लोग बात करें वो फिर घट गया। टेक्नीशियम का बात करें तो वो फिर घट गया। रुथेनियम का बात करें तो वो और घट गया। लेकिन रोडियम का साइज और रुथेनियम का साइज लगभग बराबर। प्लैटिनम का साइज देखो फिर बढ़ना शुरू हुआ, सिल्वर का साइज और बढ़ा और कैडमियम का साइज और बढ़ गया। तो यहाँ पर ग्राफ अगर हम लोग देखें, याट्रियम का साइज ये है, जिरकोनियम बहुत छोटा, और जिरकोनियम और नायोबियम का साइज लगभग बराबर। मॉलिब्डेनम जो है वो बहुत छोटा, उसका टेक्नीशियम बहुत छोटा, टेक्नीशियम से थोड़ा सा छोटा हो जाता है रुथेनियम। रुथेनियम से लगभग बराबर साइज होता है किसका, रोडियम का।
रोडियम से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कौन? प्लैटिनम। प्लैटिनम से थोड़ा बड़ा कौन? सिल्वर। और कैडमियम तो सबसे बड़ा होता है। क्यों? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में आता है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच चूंकि रिपल्सन ज्यादा होता है, इस वजह से लास्ट में रिपल्सन की वजह से साइज जो होता है थोड़ा सा फैल जाता है, और यही वजह होता है लास्ट में एक्सपेंशन का। इसी तरह हम लोग बात करें बच्चों, ये कौन सा था? ये था 4D सीरीज। इसी तरह हम लोग 5D सीरीज के एलिमेंट की अगर बात करें तो लैंथेनम, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 57। उसके बाद 58 से 71 बीच में गायब हो जाता है लैंथेनाइट के वजह से, तो उसके बाद सीधे आ जाता है 71। याद रखना, यही इंपॉर्टेंट। लैंथेनम का 57, उसके बाद सीधे 72, सॉरी हाफनियम का 72 होता है। उसके बाद थैलियम का 73, 74, 75, 76, 78, 79, कहां गलती कर दी? ओ सॉरी, यहाँ 76 के बाद ये था 77, फिर 78, 79, और ये मरकरी का क्या हो जाएगा बच्चों? 80। तो यहाँ पर आप लोग गौर कर रहे होंगे लैंथेनम का साइज, जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ना चाहिए, तो यहाँ बढ़ता भी है। आप लोग ध्यान से देखो कि 4D से बड़ा होना चाहिए 5D, तो ये याट्रियम का साइज था 180 और लैंथेनम का साइज 187, बढ़ना चाहिए था, बढ़ा भी। लेकिन जिरकोनियम और हाफनियम का कंपैरिजन करेंगे तो जिरकोनियम का 160 है, और हाफनियम का भी साइज जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? 159। इवन ऊपर से कम ही हो जाता है, लगभग लगभग बराबर। उसी तरह नायोबियम का साइज 160, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं थैलियम में, तो इसका साइज थैलियम का जो है नायोबियम से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो इसका 146। गौर से देखना, मॉलिब्डेनम का साइज 146, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो लगभग घट ही गया। यहाँ 136 तो वहां लगभग 137 बराबर, ऊपर 134 तो नीचे 135 लगभग बराबर, 134 136 बराबर, 137 138 लगभग बराबर, 144 144 एकदम बराबर, ये 154 और इसका 157। और ये सब चीज याद रखना, ये सब क्वेश्चन है कि जैसे ये है कौन? सिल्वर। आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, Ag मतलब सिल्वर और Au मतलब गोल्ड। तो ध्यान से देखो, सिल्वर का भी एटॉमिक साइज 144 और गोल्ड का भी साइज 144 पिकोमीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना कि एटॉमिक साइज सिल्वर और गोल्ड का एकदम से बराबर होता है। याद रहेगा ना बच्चों? तो यहां पर असल चीज अपने को क्या देखना है? असल चीज ये देखना है जो इस ग्राफ में था कि 3D सीरीज का साइज वो छोटा होता है 4D से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि 3D के बाद जैसे 3D पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, 3D के नीचे होता है 4D सीरीज, तो ऊपर से नीचे जाओगे साइज बढ़ना चाहिए, और साइज बढ़ता भी है। देखो 3D से बड़ा है 4D सीरीज का साइज, लेकिन 5D सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो वो लगभग लगभग 4D सीरीज के बराबर हो जाता है। यानी कि 5D सीरीज का साइज जो है 4D से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 4D के लगभग लगभग बराबर हो जाता है 5D सीरीज का साइज। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इवन मैं यहां पर इन दोनों पिक्चर को एक साथ रखकर पहले दिखा देता हूं, फिर बढ़ता हूं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर, ठीक है? जब हम लोग तीनों फिगर को एक साथ रखते हैं दोनों को, ये किसका साइज है बच्चों? ध्यान से देखना, ये 3D का साइज है, ये 4D सीरीज के एलिमेंट का साइज है, और ये 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज है। ध्यान से देखो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, स्कैंडियम का 144, उससे बड़ा होना चाहिए याट्रियम, देखो बहुत बड़ा गैप है ना, उसके बाद बड़ा होना चाहिए लैंथेनम का, बड़ा है भी। लेकिन ये जो हम लोग फोर्थ ग्रुप में बात करें, ये ग्रुप नंबर 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11 और 12 ये ग्रुप नंबर है। तो नेक्स्ट ग्रुप में अगर हम लोग देखते हैं तो टाइटेनियम का वो 132, उससे बड़ा होना चाहिए जिरकोनियम, है भी, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ना चाहिए, है भी, लेकिन हाफनियम का साइज देखो लगभग बराबर है। तो यही सबसे अजीब बात होता है, यानी कि 4D सीरीज जो है इसका साइज 3D से बड़ा होना चाहिए और है भी, लेकिन 5D सीरीज का साइज जो होता है लगभग 4D सीरीज के साइज के बराबर होता है। ऐसा क्यों? ये हॉट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका जवाब होता है क्या चीज बच्चों? इसका जवाब होता है LANTHANOID कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या है, इसी फिगर को दोबारा मैं यहां पर नीचे लेके आ रहा हूं। तो इस दोनों फिगर में अंतर क्या है कि जिरकोनियम से लेकर कैडमियम तक या हाफनियम से लेकर मरकरी तक का एटॉमिक साइज जो होता है लगभग बराबर होता है एक ग्रुप में, और 3D और 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज ज्यादा होता है। किस वजह से, वो तो मैंने आप लोगों को बताया, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब समझना है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। दरअसल ये जो
5D सीरीज, सॉरी 3D 4D और ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। तो 5D सीरीज के एलिमेंट में जैसे हम लोग लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को ध्यान होगा कि उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या था कि वहां पर हम लोग जिनॉन तो लिखते थे, जिनॉन के बाद क्या हो जाता था 6s2 और 5d1 और यहाँ पर 4f0 था। लेकिन नेक्स्ट में जैसे हम लोग लैंथेनम के बाद हाफनियन की तरफ मूव करते थे तो वहां जिनॉन तो होता था और 6s2 के बाद 4f14 भी आ जाता था, वहां पर 4f14 और तब जाके 5d1 होता था। अगर आप लोगों को ध्यान हो, हाफनियम के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं, जैसे कि हम लोग थैलियम की तरफ गए हैं, तो यहाँ पर क्या होता था जिनॉन 6s2 4f14 और 5d3, यहाँ 5d2 था। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग टंगस्टन की ओर मूव करेंगे तो क्या हो जाता था जिनॉन 6s2 4f14 और 5d4 हो जाता था, है ना बच्चों। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाते थे तो मरकरी की तरफ जैसे हम लोग मूव करते थे तो मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता था 6s2 4f14 और 5d10, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था ना। तो ये लैंथेनम को अगर छोड़ दें, क्योंकि लैंथेनम में कोई f ऑर्बिटल आता नहीं है, तो बाकी हाफनियम से लेकर मरकरी तक, यानी कि ये जो हाफनियम से लेकर मरकरी तक आप लोगों को नजर आ रहा है, इस हाफनियम से लेकर मरकरी तक में क्या देखने को मिलता है, तो यहां देखने को मिलता है ये f ऑर्बिटल नहीं। तो ये f ऑर्बिटल जो अचानक से आ जाता है 5D सीरीज के एलिमेंट में, वो f ऑर्बिटल न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड करेगा कि बुरे से शील्ड करेगा, यानी कि सबसे बुरा शील्डिंग होता है वो किसका होता है, f ऑर्बिटल का। आप लोगों को याद भी रहना चाहिए कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो सबसे बेकार शील्डिंग जो होता है वो किसका होता है, f ऑर्बिटल का। यानी कि शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन देता है बच्चों, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा देता है आपका f ऑर्बिटल। यानी कि f ऑर्बिटल अगर कहीं पर मिला तो वो न्यूक्लियस को अच्छे से ढकेगा कि नहीं ढकेगा, वो न्यूक्लियस को अच्छे से ढकेगा नहीं। और जहां f ऑर्बिटल आया न्यूक्लियस को अच्छे से ढका नहीं, तो न्यूक्लियस एक्सपोज हो गया, और जैसे न्यूक्लियस एक्सपोज होगा तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा या कम खींचेगा, बहुत ज्यादा खींचेगा। और जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींचेगा तो एटम का साइज सिकुड़ जाएगा। तो वाजिब है एटम का साइज सिकुड़ने के वजह से यहां पर 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज लगभग बराबर हो जाता है किसके, 4D सीरीज के एलिमेंट के साइज के। समझ में आ रहा है। और इसी रूल को हम लोग बोल देते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरे तरह से अगर हम लोग देखें कि लैंथेनम का साइज ये है, दिख रहा है आप लोगों को, लैंथेनम का साइज 187। लैंथेनम से लेकर हाफनियम के बीच, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या था 57 और हाफनियम का एटॉमिक नंबर क्या था, ये था 82। तो यहां पर बीच में 58 से लेकर 71 तक गायब है, जिसको कि लैंथेनॉइड बोलते हैं। तो वो लैंथेनॉइड में सक्सेसिवली साइज घटते चले जाता है। जैसे कि लैंथेनम, ये यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, La का 57 था ना, उसके बाद 58 एटॉमिक नंबर वाला आया होगा, 59, 60, 61, 62, इसी तरह करते 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 71 तक एटॉमिक नंबर आया होगा, तब ना जाकर ये हाफनियम जो है आया होगा आपका 72। तो लैंथेनम का साइज यहाँ पर गौर से आप लोग भी देख रहे होगे 187 पिकोमीटर। तो जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि 57 के बाद 58 एटॉमिक नंबर में जाएंगे, तो एटॉमिक साइज यहाँ भी घटेगा। तो 187 के बाद मान लो 186 हो गया, फिर 185 हो गया, उसके बाद 183 हो गया, फिर मान लो 181 हो गया। इसी तरह एटॉमिक साइज घटते आ रहा, घटते घटते हाफनियम में हो जाएगा कि नहीं, घटते घटते 159 के आसपास। तो यही हाफनियम का साइज जो है आप लोगों को यहाँ पर 159 नजर भी आ रहा है। दरअसल बीच में जो ये लैंथेनॉइड्स आ गया, यानी कि लैंथेनम 57 के बाद ये 58 से 71 को अगर आप लोग एक्सक्लूड करके देखो, तो इसको एक्सक्लूड करने में ये जो बीच का एलिमेंट है यही साइज लगातार एक 2 पिकोमीटर जैसे घटते चले जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये लैंथेनम से लेकर हाफनियम में साइज घटते घटते 187 से कितना हो जाएगा, 159 के आसपास। और जैसे 187 से 159 हो जाएगा तो इतना जो साइज घट गया, ये साइज लगभग कंपेरेबल हो जाएगा ऊपर से, यानी कि यहाँ जो 160 पिकोमीटर जिरकोनियम का नजर आ रहा है ना, तो लगभग जिरकोनियम के बराबर। इसी तरह लगातार नायोबियम का साइज भी थैलियम के बराबर, मॉलिब्डेनम का साइज टंगस्टन के बराबर हो जाएगा। और यही वजह होता है कि 4D सीरीज के एलिमेंट का साइज और 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज लगभग बराबर
हो जाता है, जो कि यहाँ पर इस ग्राफ से भी दिख रहा होगा, नहीं कि इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज जो होता है, देख रहे हैं ना, दोनों ग्राफ पैरेलल सटे सटे चल रहा है, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को अगर एक्चुअल फिगर या एक्चुअल डेफिनेशन उसकी हम लोग लिखें तो वो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, तो दिस इज एक्चुअली कंसिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, उस चीज को समझो कि होता क्या है कि इन केस ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट्स, इन केस ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 14 लेंथेनॉइड्स इन बिटवीन लेंथेनम 57 एंड हाफनियम 72, due to presence of 14 lanthanoids in between lanthanum and hafnium, the atomic size will decreases as much कि इतना ज्यादा atomic size घट जाता है, so that the atomic size of 4D series element will becomes approx equals to 5D series element, and this is actually consequence of lanthanoid contraction, and it will occur because in case of 5D series element, due to presence of 4f orbital, in case of 5D series elements, due to presence of 4f orbital, that ineffectively shield the nucleus, जो कि न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से ढकेगा कि नहीं ढकेगा, नहीं ढकेगा, that ineffectively shield the nucleus, so that the nucleus will एक्सपोज, जिस वजह से न्यूक्लियस खुल जाता है, न्यूक्लियस जो होता है वो खुल जाता है, एंड विल अट्रैक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मच मोर स्ट्रांगली, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींचेगा, ड्यू टू विच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइज, एटॉमिक साइज में कॉन्ट्रैक्शन देखने को हम लोगों को मिलता है, एंड ड्यू टू दिस रीजन द एटॉमिक साइज आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, द एटॉमिक साइज ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट विल बिकम्स अप्रॉक्स इक्वल्स टू 4D सीरीज एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये वजह होता है क्या चीज का, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कंसीक्वेंस क्या होता है कि 4D सीरीज का साइज लगभग 5D सीरीज एलिमेंट के साइज के बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ रहे होते हैं। वीडियो को लाइक करने मत भूलना, किडनी फेल नहीं हो जाएगा। और दूसरा काम ये करते हैं कि अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे किन चीजों के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, और वो दोनों हिस्सा बहुत बड़ा बड़ा है, तो एक घंटे से ज्यादा का वीडियो होगा, तो पेशेंटली देखना। और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास जो जूम पर चल रहा है उसमें एक नया चैप्टर अपना चलते रहेगा। तो दो चीज आप लोग को पैरेलल करना है, एक तो ये डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, और जूम पर जो वीडियो आ रहा है तो उसको भी ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो रहने दो, संडे को प्रोबेबली टेस्ट है क्या चीज का, पी ब्लॉक एलिमेंट का फुल लेंथ, लेकिन उसमें ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक हर एक ग्रुप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। रहने दो आज, बाय बाय।